जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हम स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल RS एकेडमी बलिया पर। तो हम बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोगों को सारे विषय क्रमवार अध्ययन करा रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हम फिर लेकर आ गए हैं आपका SST क्लास 10 का SST, जिसमें हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं। इतिहास में हम लोग इससे पहले 2 चैप्टर का अध्ययन कर चुके हैं। 2 चैप्टर नहीं, 2 लेक्चर का तीसरा लेक्चर ये हमारा है। कुछ चीजें पढ़ चुके हैं, जैसे फ्रांस की क्रांति के कारण पढ़ चुके हैं, फ्रांस की क्रांति के परिणाम पढ़ चुके हैं। यदि इन चीजों को आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप हमारे पहले और दूसरे वीडियो को देख लीजिए, इसके बाद इसको देखेंगे तो और बढ़िया से समझ में आएगा। तो आप इसी तरह जुड़े रहिए RS एकेडमी बलिया से, और हम आपको क्रमवार हर विषय का अध्ययन कराएंगे। तो आज चलते हैं फ्रांस की क्रांति का विश्व पर प्रभाव। तो ये पहला चैप्टर का है, यूरोप में राष्ट्रवाद। आपके इसमें ये आपका पहला चैप्टर का है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद एक चैप्टर था, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसमें है कि फ्रांस की क्रांति का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो अपनी भाषा में सिंपल तरीके से समझेंगे कि फ्रांस की क्रांति का विश्व में ये बहुत प्रभाव पड़ा कि जब फ्रांस में राजतंत्र समाप्त हो गई, गणतंत्र लागू हो गया, तो विश्व के अन्य देशों के नागरिक भी इसका अनुसरण करने लगे और वे भी अपने आप को गणतंत्र घोषित करने लगे। तो फ्रांस की क्रांति का ये प्रभाव हुआ। सिंपल अपनी भाषा में लिखेंगे, किताब में परिभाषा को कन्वर्ट करके आपको RS एकेडमी बलिया पर बेहतर तरीके से बताया जा रहा है। इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे बाबू कि फ्रांस की क्रांति का विश्व को प्रभाव ये पड़ा कि लिखेंगे कि फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस की क्रांति के बाद पूरे विश्व के देशों में गणतंत्र की लहर दौड़ उठी। बहुत सारे देश के नागरिकों ने अपने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया और गणतंत्र की मांग करने लगे। गणतंत्र की बाबू देखिए, सिंपल परिभाषा आपका कि विश्व के फ्रांस की क्रांति के बाद पूरे विश्व के देशों में गणतंत्र की लहर दौड़ उठी और पूरे विश्व के कई देशों ने अपने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया और वे लोग गणतंत्र की मांग करने लगे, अर्थात कि जनता का शासन। यहाँ पर गणतंत्र यानी कि देखिए, यहाँ पर आप समझेंगे
तो यहाँ पर दो चीजें होती हैं, इसको अगर अथी करें तो समझिए कि एक होता है राजतंत्र, एक होता है राजतंत्र। यानी राजतंत्र किसे कहते हैं बाबू? तो राजतंत्र से कहते हैं जहां पर राजा का शासन होता है, राजा का शासन होता है। यानी कि पहले हर विश्व के देशों में राजतंत्र ही लागू था। तो राजतंत्र में ये था कि राजा का शासन था, यानी कि राजा का लड़का ही राजा बनेगा, कोई दूसरा राजा नहीं बन सकता है, तो उसे राजतंत्र कहा जाता था। लेकिन बाद में आया लोकतंत्र, और लोकतंत्र में ये हुआ कि इसमें जनता का शासन होता है भाई, जनता का शासन होता है। लोकतंत्र में जनता का शासन होता है, यानी कि जनता एक दूसरे में अपने आप को नेता बनाती है। एक खड़े होते हैं व्यक्ति, उसमें सब व्यक्ति मिल करके उनको वोट करते हैं, जो जीतते हैं वो, यानी कि इसमें कोई भी राजा बन सकता है लोकतंत्र में। यही प्रक्रिया पूरे विश्व में चलने लगी। कहे कि राजा को हटाइए भाई, ये अपना मन ही कर रहे हैं। तो इसको आप अपनी भाषा में भी बनाकर लिख सकते हैं बाबू, बहुत आसान है। आसान है कि फ्रांस की क्रांति के बाद पूरे विश्व में गणतंत्र की यानी लोकतंत्र की लहर दौड़ उठी, और यहाँ पर सभी नागरिकों ने, अपने अपने देश के सभी नागरिकों ने अपने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो आप समझ गए होंगे बाबू कि फ्रांस की क्रांति के बाद विश्व पे क्या प्रभाव पड़ा। तो हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो इसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। अपना नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है नेपोलियन बोनापार्ट। आखिर नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे बाबू? तो नेपोलियन बोनापार्ट, इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे? नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के अजायसिका शहर में इनका जन्म होता है 15 अगस्त 1769 ईस्वी को। इनके पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट, माता का नाम लेजातिया। ये फ्रांस की क्रांति के बाद 1804 ईस्वी में इनकी फ्रांस में एंट्री होती है, और ये वहाँ के नागरिकों को समझाने में सफल हो जाते हैं कि आप एक बार हमें राजा बनाइए। जो लुईस 16वें ने किया उसको न करके हम पूरे विश्व, पूरे फ्रांस के नागरिकों को समान अधिकार दे देंगे, उस लुईस 16वें के विपरीत कार्य करेंगे। और ये वहाँ के राजा को, वहाँ के नागरिकों को समझाने में सफल भी हो जाते हैं, और इनको 1804 ईस्वी में राजा बनने का मौका भी मिल जाता है। और इसके बाद ये अपने नागरिकों के वादा के अनुसार एक नेपोलियन कोड, सिविल कोड लेकर आते हैं। तो इसको पहले नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बाबू पढ़ लेते हैं, इसके बाद से अगले टॉपिक पर चलेंगे। इनके बारे में जानते हैं। तो इनके देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट, कहीं कहीं बाबू बोनापार्ट भी लिखता है, कहीं कहीं बोनापार्ट भी लिखता है। तो इससे आप घबराइएगा मत कि बोनापार्ट सॉरी बोनापार्ट दोनों एक ही सेम बात है। बोनापार्ट भी कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं बोनापार्ट भी लिखा रहता है। तो नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म फ्रांस के अजायसिका शहर में 15 अगस्त 1769 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट तथा माता का नाम लेजातिया था।
ले जातिया था। ये 1804 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक, 1815 ईस्वी तक फ्रांस पर शासन की। देखिए लोग समझिए इसको। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को होता है। इस चीज को बाबू याद रखिएगा, यहाँ पर ये जो है 15 अगस्त 1769 ईस्वी, ये बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी ये चीज विकल्प में पूछ देता है कि नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब होता है। तो याद रखिए 15 अगस्त 1769 ईस्वी को नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ। और कहाँ हुआ? तो वे फ्रांस के अजैसिका शहर में होता है। उनके पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट तथा माता का नाम ले जातिया था। इनका महत्वपूर्ण कार्य क्या था? तो वे सिविल कोड लेकर आए थे और ये 1804 ईस्वी से लेकर 1815 ईस्वी तक फ्रांस पर शासन किए। बोर्ड पेपर में ये पूछता है कि नेपोलियन बोनापार्ट से आप क्या समझते हैं? तो नेपोलियन बोनापार्ट से हम ये समझते हैं कि पहले तो उनका जीवन पर चले गए और सबसे इम्पोर्टेंट जो उनके बारे में बात हुई तो वो ये हुई कि ये 1804 ईस्वी से, यहाँ से देखिएगा, ये 1804 ईस्वी से लेकर के और 1815 ईस्वी तक, यानी इतने बात को आप ध्यान से देखेंगे तो ये 1804 से 1815 ईस्वी तक फ्रांस पर शासन करते हैं और वहाँ के नागरिकों को और वहाँ के नियम कानून को सुधारने का कार्य करते हैं। तो नेपोलियन बोनापार्ट का ये योगदान था। तब आशा करते हैं कि इस टॉपिक को भी आप समझ गए होंगे। तो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। लेकिन एक और जरूरी बात, एक प्रश्न कभी कभार बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में पूछता है या कभी कभी बोर्ड में कभी पूछ देता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं बाबू। तो इसको आप याद रखिए। यहाँ पर देखिए प्रश्न करता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो देखेंगे तो समुद्रगुप्त को बाबू, समुद्रगुप्त एक राजा हुए गुप्त वंश के, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। भारत का नेपोलियन कहते हैं, नेपोलियन कहते हैं। इस चीज को याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कभी कभार पूछ देता है बोर्ड में और इस तरह से लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। आप सभी कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि हमने तो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ा है, लेकिन प्रश्न बढ़िया से पढ़ते नहीं है। लिखा रहता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो हमारा तुरंत दिमाग जाता है कि भाई नेपोलियन बोनापार्ट है, लेकिन ये गलत बात है बाबू। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त है। भारत का नेपोलियन कौन है? तो समुद्रगुप्त है भारत का नेपोलियन। और फ्रांस का नेपोलियन नेपोलियन बोनापार्ट है। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे, गलती बोर्ड पेपर में आप नहीं करेंगे। तो आगे अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक होने वाला है सिविल कोड या नेपोलियन कोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिविल कोड या नेपोलियन कोड आखिर ये है क्या? नेपोलियन कोड इसको क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है बाबू क्योंकि नेपोलियन ही इस नियम को लेकर के आया था फ्रांस में, जब उसने अपने नागरिकों को वादा किया था कि यदि आप हमें राजा बनाएंगे तो हम आप में जो धार्मिक असमानता है, सामाजिक असमानता है, इसको दूर कर देंगे। और इसीलिए उन्होंने एक संहिता लागू कर दिया जिसको हम लोग आम भाषा में संविधान भी कह सकते हैं। उन्होंने उसको लागू किया और जिसको इतिहास में सिविल कोड या नेपोलियन कोड, कभी कभी लिख देता है कि सिविल कोड या नेपोलियन कोड किसे कहते हैं। तो इसको यदि इसकी हम इसके बारे में जाने तो देखिए लिखते हैं कि सन 1804 ईस्वी में, सन 1804 ईस्वी में
नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस में एक कानून लागू किया, एक कानून लागू किए। इसी कानून को नेपोलियन कोड या सिविल कोड नेपोलियन कोड या सिविल कोड कहते हैं। देखिए भाई, सन 1804 ईस्वी में नेपोलियन साहब ने एक कानून बनाया और उसको लागू कर दिया, और इतिहास में इसी को सिविल कोड या नेपोलियन कोड कहते हैं। कहीं कहीं आपको केवल सिविल कोड दिखेगा या कहीं कहीं आपको नेपोलियन कोड, तो घबराना नहीं है। लेकिन ये लागू किए तो आखिर ये था क्या, तो इसको देखिए। लिखने का तरीका क्या है कि बोर्ड पेपर में यदि लिखेगा नेपोलियन कोड से आप क्या समझते हैं या नेपोलियन कोड का वर्णन कीजिए, तो पहले तो इसके बारे में इतना लिख लेंगे कि सन 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस में एक कानून लागू किए। इसी कानून को नेपोलियन कोड या सिविल कोड कहा गया। लेकिन इसके अनुसार देखिए, यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे और लिखेंगे इसके अनुसार, यानी किनके अनुसार होगा, तो सिविल कोड के अनुसार। सिविल कोड के अनुसार ये हुआ कि सिविल कोड के अनुसार ये हुआ कि फ्रांस की जनता को एक समान अधिकार मिल गया, एक समान अधिकार मिल गया। नेपोलियन संहिता में या नेपोलियन कोड में पहली बात ये लागू की गई कि फ्रांस की जनता को एक समान अधिकार मिल गया। इसके बाद से और दूसरा बात ये लागू कर दिया गया कि उपज के अनुसार किसानों पर कर लगाया गया। यानी कि दूसरा सिविल कोड में ये हुआ कि यदि किसान खेती कर रहे हैं और यदि उस साल अकाल पड़ गया और वर्षा नहीं होती है तो उससे लगान नहीं लिया जाएगा। जितना उपज होगा उतना ही लगान लिया जाएगा, उपज नहीं होगा लगान नहीं लिया जाएगा। इस चीज को नेपोलियन ने कहा, इसलिए लिखा है कि उपज के अनुसार पर, यानी कि जितना अनाज उत्पन्न होगा उतने कर लेंगे, अनाज उत्पन्न नहीं होगा तो कर हम लोग नहीं लेंगे। इस चीज को नेपोलियन साहब ने कहा। और लुईस 16वें में पूरा विपरीत था कि आपका अनाज हो या ना हो कर देना ही देना है। लेकिन इस चीज को नेपोलियन ने सुधार किया और ये किए कि उपज के अनुसार किसानों को कर लगा दिए। इसके बाद से इनका तीसरा क्या सुधार हुआ कि ये वहां की जनता को एक समान कर दिए। यानी कि आप लोगों ने उसमें भी पढ़ा है परिणाम में कि फ्रांस की जनता एक समान हो गई, एक समान हो गई, जिससे समाज में फैले
पहले जिससे समाज में पहले सभी भेदभाव मिट गए, सभी भेदभाव मिट गए। यानी बाबू ये हुआ ना कि जब सिविल कोड लगा तो फ्रांस की जनता को एक समान हो गई और सभी के भेदभाव मिट गए। यानी प्रथम स्टेट द्वितीय स्टेट सारे चीज को समाप्त कर दिए नेपोलियन साहब ने। तो इस चीज को आप लोग बहुत समझ गए होंगे कि 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने सिविल कोड लागू किया और वे इसमें निम्न प्रकार से सुधार किए, जैसे कि फ्रांस की जनता को एक समान अधिकार दे दिया गया और उपज के अनुसार किसानों पर कर लगाया गया और फ्रांस की जनता एक समान हो गई। इससे फ्रांस में फैले सभी भेदभाव मिट गए। तो आशा करते हैं कि इस चीज़ को आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे हैं तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके फिर से देखिएगा और इसको लिखा गया है उसको भी आप दोहराने का नोट्स बनाने की कोशिश करिए। जितनी बातें लिखाई जा रही हैं आप नोट्स बनाइए और नोट्स बनाकर उसको अध्ययनवार अध्ययन कीजिए। एकदम यहाँ पर आपको आरएस एकेडमी बलिया यूट्यूब चैनल पर सभी विषयों का क्रमवार नोट्स दिया जाएगा आपको और हम आपको लिखकर भी दे रहे हैं। तो इसको आप लिखने का प्रयास करें और याद करने का। समय समय पर हम आपका ऑनलाइन टेस्ट भी लेंगे, तो इससे आप तैयार रहिएगा। तो अगला टॉपिक पर चलते हैं बाबू। अगला टॉपिक हमारा होने वाला है वाटरलू का युद्ध। वाटरलू का युद्ध आखिर क्या है बाबू? तो वाटरलू का युद्ध हुआ कि नेपोलियन जब राजा बनते हैं तो आस-पास के राजा जितने भी फ्रांस के आस-पास के राजा थे बाबू, जितने भी फ्रांस के आस-पास के, जैसे कि इसमें प्रूसा एक है, ऑस्ट्रिया है, ये जितने भी राजा थे ये नेपोलियन बोनापार्ट से जलते थे। उन लोगों ने नेपोलियन बोनापार्ट पर क्या कर दिया? चढ़ाई कर दिया और ये वाटरलू नामक स्थान पर नेपोलियन बोनापार्ट की सेना और भिन्न भिन्न देशों की सेना मिलकर जो नेपोलियन पर हमला करने आई थी, दोनों के बीच आमना सामना होता है। कब होता है? तो 1815 ईस्वी में, जिसमें नेपोलियन की पराजय होती है। तो इसको हम देखते हैं। तो इसमें देखिए वाटरलू का युद्ध क्या है? तो सन 1815 ईस्वी में। यहां पर देखिए इसको लिखेंगे देखिए सन 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध हुआ। वाटरलू का युद्ध हुआ। इस युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट एवं फ्रांस के आस-पास के राजाओं ने नेपोलियन पर वाटरलू नामक स्थान पर हमला कर दिया जिसमें नेपोलियन की पराजय हो गई। देखिए बाबू इसको समझिए।
सन 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध हुआ। इस चीज को आप याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी बहुविकल्पीय प्रश्न कर देता है कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ। तो 1815 ईस्वी में। और ये युद्ध ये हुआ कि जो फ्रांस देश था उनके आसपास के राजाओं ने एक साथ एकजुट होकर के फ्रांस पर हमला कर दिए वाटरलू नामक स्थान पर, जिसमें नेपोलियन को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि वे अकेले अपने सेना को लेकर लड़ रहा था। और फ्रांस में जो आसपास के राजा थे, जैसे कि एक देश आता है आपका 1 नंबर पर प्रसा, 2 नंबर पर आता है आपका ऑस्ट्रिया, इसके बाद से यहाँ पर एक 3 नंबर पर आपका देश आता है हॉलैंड, इसके बाद चौथा देश आपका आता है पोलैंड। यानी कि ये जो देश है बाबू, ये लोग मिल करके ये जितने भी देशों का हम नाम लिखे हैं, ये सारे देश के राजा एकजुट हो गए और फ्रांस के राजा नेपोलियन बोनापार्ट पर हमला कर दिए। और वाटरलू नामक स्थान पर दोनों के बीच युद्ध होता है, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट की हार होती है। इसी को इतिहास में वाटरलू का युद्ध कहा गया। इसको आप समझ गए होंगे कि कितना सिंपल है। बस केवल आपको सन याद रखना है, हुआ कब, वाटरलू का युद्ध आखिर में होता कब है। याद रखिएगा 1815 ईस्वी में। तो आप आशा करते हैं कि आप इस टॉपिक को भी समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे तो एक बार और सुनिए कि 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध हुआ और इसमें नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई। हमला कौन किया था? तो फ्रांस के आसपास के राजा, जिनका हम यहाँ पर नाम लिखे, देश का नाम। तो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वियना की संधि। ये भी बोर्ड पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि आखिर वियना की संधि क्या है। कभी कभार आप लोग देखे होंगे, कभी कभार ये छूट भी जाता है, लेकिन इसको हम एक टॉपिक को कवर किए हैं। तो वियना की संधि क्या है कि जब नेपोलियन बोनापार्ट की हार होती है तो उन्हें वियना नामक स्थान पर ले जाया जाता है और उन राजाओं ने उनके साथ संधि की। और संधि करने के बाद से उनके जितने भी खनिज तत्व वाले क्षेत्र थे, जो बढ़िया बढ़िया राज्य थे, उनको अपने कब्जे में ले लिया और उनको जेल में भेज दिया गया। तो पहले इसको हम लिखते हैं, इसके बाद आपको एक बार और समझाते हैं। तो देखिए, वियना की संधि बाबू याद रखिएगा। वियना की संधि, वियना की संधि सन 1815 ईस्वी में हुई। 15 ईस्वी में हुई यह संधि नेपोलियन बोनापार्ट तथा फ्रांस देश के आसपास के राजाओं के बीच हुई। इस संधि के अनुसार, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस संधि के अनुसार नेपोलियन को बंदी बना लिया गया, फ्रांस के सभी खनिज तत्व वाले क्षेत्र दूसरे राजाओं के हाथ में आ गई। दूसरे राजाओं के हाथ में आ गई।
नेपोलियन बोनापार्ट को जेल में डाल दिया गया, जहां पर लंबी बीमारी के चलते सन 1821 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। देखिए बाबू, इसको एक बार समझ लेते हैं। सबसे आसान भाषा में लिखे, हम किताब में देखेंगे तो घुमा फिरा कर बात लिखा है। सबसे आसान भाषा ये है कि वियना की संधि 1815 में हुई। इसको भी आप याद रखिएगा, इस चीज को 1815, इसको आप याद रखिए कि ये 1815 ईस्वी, क्योंकि देखिए वाटरलू का युद्ध और वियना की संधि दोनों एक ही सन में होती है। और इस चीज को कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक ही सन में दो चीजें कैसी हो सकती हैं, लेकिन एक ही सन में हुआ है बाबू, क्योंकि तुरंत आपका युद्ध हुआ 1815 में और तुरंत संधि कर ली गई। तो इस चीज को विकल्प में पूछता है, कंफ्यूजन नहीं होना है, याद रख लेना है कि 1815 में वियना की संधि हुई। इस संधि के अनुसार नेपोलियन बोनापार्ट तथा फ्रांस के आसपास राजाओं के बीच ये संधि हुई थी। इस संधि के अनुसार जो फ्रांस के खनिज तत्व वाले क्षेत्र थे, यानी कि जहाँ पर अधिक मात्रा में सोना निकलता था, अधिक मात्रा में चांदी, लोहा, मैग्नीशियम, या आपके जहाँ पर अधिक मात्रा में खेती की जाती थी, इस क्षेत्र को फ्रांस के अन्य राजाओं ने, फ्रांस देश के आसपास के, जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में देखा कि प्रसा, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड और पोलैंड, इन राजाओं ने उन पर कब्जा कर लिया और नेपोलियन बोनापार्ट को जेल में डाल दिया, जहाँ पर उनकी लंबी बीमारी के कारण 1821 में मृत्यु हो गई। तो इस चीज को याद रखिएगा कि नेपोलियन बोनापार्ट की 1821 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका जन्म और इनका मृत्यु। जन्म आप पहले टॉपिक में लिखे हैं कि 15 अगस्त 1769 में होता है और मृत्यु 1821 में। तो हम आशा करते हैं कि इतने टॉपिक को आप समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे तो इस वीडियो को शुरू से देखें और एक एक चीज को आप देख सकते हैं। पहले हम लोगों ने फ्रांस की क्रांति का विश्व पर प्रभाव पड़ा, इसके बाद से हमने नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जाना, इसके बाद से हम सिविल कोड या नेपोलियन कोड के बारे में, इसके बाद आपका वाटरलू का युद्ध और वियना की संधि। आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक होने वाला है, मिलते हैं आपके अगले वीडियो में। तब तक ले आप हमारे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल। आप यदि सर्च नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार हम यहाँ आपको याद दिला दें कि ये RS यहाँ पर देख लीजिएगा कि ये RS एकेडमी है। RS एकेडमी बलिया। जैसे ही आप इस चीज को लिखेंगे वहां पर हमारा लोगो दिखेगा, आप उस पर जाएंगे और उसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको यूपी बोर्ड से जुड़े हो, बिहार से आते हो, झारखंड से आते हो, मध्य प्रदेश से आते हो, यहाँ पर अंग्रेजी की, हिंदी की, यहाँ तक कि सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, यानी हर विषय के एक्सपर्ट हैं और आपको अधिक से अधिक नंबर लाने का हम लोग प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। हम मिलते हैं अगले वीडियो में और आप इससे जुड़े रहिए, अगले वीडियो का इंतजार करिए। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चे।